गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा डीबीटी जेआरएफ 2020 एग्ज़ाम के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसमें जो पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो आज हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। उस डिसिप्लिन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे जो 200 क्वेश्चन हैं उसको हम स्प्लिट करेंगे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट वाइज पार्ट्स में, ठीक है। और ताकि ये क्या होगा कि हमारे जो भी बच्चे 2021 में अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, ये एक हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ मेरा वो नहीं है एक्सपेरिमेंट कि मैंने जाके एग्ज़ाम दिए और आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है जो अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो उन सब से डाटा लेके फिर एनालाइज करके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल मेडिको एकेडमी इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम है क्या। तो डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम जस्ट लाइक सीएसआईआर जेआरएफ और आईसीएमआर जेआरएफ ही है, जो क्या करती है, आपको आपके पीएचडी के ड्यूरिंग ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो क्या ये फंडिंग एजेंसी है जो कि आपको 31,000 प्लस एचआरए का आपको 2 साल तक देती है। जब आप जेआरएफ होते हो फिर एसआरएफ में आप हो जाते हो पीएचडी में, तो क्या करती है, ये आपको 35,000 प्लस एचआरए की फेलोशिप प्रोवाइड करती है ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे, फाइनेंशियल आपको हेल्प मिलती रहे ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो अब बात आती है हु कैन अपीयर इन डीबीटी जेआरएफ 2021। डीबीटी जेआरएफ में कन्फ्यूजन तब आती है जब एमएससी के बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में, वो बोलते हैं मुझे फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो बच्चों सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो अवॉइड करें, आप फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दिखानी होती है, एमएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दिखानी होती है जो आपके पास नहीं होगी। तो और आप अगर ये फॉर्म भरते हो तो फॉर्म दिसंबर में भरते हो, मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर जून में भी होता तो आप दिखा सकते हो कि ये फॉर्म भरी जाती है जनवरी फरवरी में, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको भरने से। तो एमएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चे भरें और एमटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स तो भरें ही भरें। पीएचडी परस्यू कर रहे हैं आप फिर भी आप भरें। और अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। कट ऑफ मार्क्स हर कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है। तो जनरल की बात करें 2019 की तो ये गई थी 182 मार्क्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 175 मार्क्स। अब ईडब्ल्यूएस सारे बच्चे बनाने लग गए हैं जनरल के, तो ये क्या होता है कि अब ईडब्ल्यूएस और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। पहले होता था कि 20-25 नंबर के डिफरेंस हो जाते थे, ओबीसी से भी कम जाती थी, एससी से भी कम जाती थी, लेकिन अब नहीं जा रही है। तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो अपने आप को तैयार रखें। 5 नंबर भी बहुत होता है, 5 नंबर में 500 रैंक आ जाती है, ठीक है। तो ओबीसी की कट ऑफ 162 गई थी पिछली बार। अब 2020 के एक्सपेक्टेड देखें तो इस बार के क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही इजी थे। तो इजी क्वेश्चन होने के कारण क्या हो रहा है, कट ऑफ यहाँ पे आपके ज़्यादा जाएंगे, 195 टू 205, मतलब 65% टू 70% के बीच कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की बात करें तो वही 20 नंबर कम आप लगा लो, तो 180-185 के बीच रहेगी। ईडब्ल्यूएस 190-195 के बीच रहेगी कट ऑफ। और इसके अलावे अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये एग्ज़ाम सबको पता होता है ये, लेकिन अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं इसको, कि ये एग्ज़ाम जो है ये 300 नंबर का होता है, जिसमें से क्या होते हैं कि टोटल क्वेश्चन 100 करने होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 करने होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें 1/3 का, 3 नंबर आपको करेक्ट आंसर के मिलते हैं, 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपको नेगेटिव आंसर करने के। तो इसलिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसमें बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन करने होते हैं। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपको जिसमें कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन आप नहीं करें अटैम्प्ट। ये मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्वेश्चन कब करें, क्वेश्चन ना करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कर दूं, अरे बहुत कम हो रहा है मेरा। तो बहुत कम होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर करोगे तो तुक्का गलती होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो घुमा के पूछते हैं, कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप उसमें तुक्का मार दोगे फिर वो गलती होगा। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, जिसमें क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है। इसमें कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है। और सेक्शन बी में क्या होता है कि सेक्शन बी में आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड जो भी मरीन बायोटेक है, फॉरेंसिक साइंसेस हैं, अब कोई इन्वायरमेंटल साइंसेस, प्लांट बायोटेक हैं, एनिमल बायोटेक हैं, माइक्रोबियल बायोटेक हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं बायोटेक के, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली अटैम्प्ट करना होता है। आप सारे मतलब भेड़ चाल में आप दौड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं इसमें। अब जो मैक्स अभी मैं बताऊंगा आपको कितने क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और कितने क्वेश्चन करने बेनिफिशियल होते हैं बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे 1/3 हो, वहाँ आपको एक ट्रिक अपनानी होती है। वो ट्रिक है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 98 to 99% श्योर हो कि ये सही है, 100% श्योर हो कि यही है, तभी आप उसको आंसर करें, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, लग रहा है कि ये 75% to 100% के बीच इसकी 75% तक मुझे लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन सही हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करें, आंसर करके आप मार्क एज रिव्यू रख दें। अब ऐसा आता है जिसमें आपको 50% लग रहा है कि 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है,
उसको क्या करें आप, आंसर नहीं करें, नो आंसर एंड मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन होता है जो ब्लू कलर का आपको दिखेगा वहाँ पे, उसको आप क्या करें, उस पर रखें, आप उसको अटैम्प्ट नहीं करें। जो 50% to 75% के बीच आपके लग रहा है कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो ये डायलेमा में रहने वाले क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं करें। 50% से कम अगर है उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको गलत ही होगा। तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करें जहाँ आपको आधा आधा लगे कि ये गलत है या सही है, तो वो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के चलिए यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिक आप अपनाओ और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं अपने नीट के बच्चों को भी यही कहता हूँ और वो करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उनका। तो अब ये एक आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस के वो हैं। नीचे दिया गया डिफ़िकल्टी लेवल 1 to 5, जैसे गेम में होता है ना कि आप कोई गेम खेल रहे हो तो इजी लेवल 1 हो गया, 5 जो है बहुत डिफ़िकल्ट लेवल हो गया। तो अब ये क्वेश्चन के वो हैं कि 1 मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, 2 मतलब उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन, 5 मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब देखो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, अगर आप 200 की बात करो, 200 में चाहे वो सेक्शन ए के लो, सेक्शन बी के लो, दोनों में क्या होगा, 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, वो एक बच्चा भी जाके कर सकता है वहाँ पे, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जो अच्छे से नहीं भी पढ़ा वो भी जाके कर देगा, ठीक है। 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वो कर दोगे आप, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आप कर दोगे। 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व करके होगा, दिमाग लगा के होगा, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। अब अगर आप 4 और 5 डिफिकल्टी लेवल की बात करो, ऐसे 25% क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत हैक्टिक दिमाग लगाना है और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन के बाद ही वो क्वेश्चन बनेगा। तो ये फिर 25% क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। वही डिसाइडिंग होता है एक्चुअली, वही जो है कि आपको डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, बच्चों में डिफरेंस कैसे आएगी, डिस्टिंक्शन कहाँ आएगी। तो ये डिस्टिंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं 25%। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कितने हो गए, 25, 15, 40 और 75। तो 75 मतलब आप अगर यहाँ 25 40 मतलब 50% क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं जो कि आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, और 75% मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। 75% कट ऑफ जाती भी नहीं है, 60% कट ऑफ जाती है, 65% कट ऑफ जाती है। तो ये आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन आपको ये डिफिकल्टी लेवल हाई में भी दिखेंगे जो आपने प्रैक्टिस के दौरान आपको मिले होंगे वो, तो उसको आप आराम से ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो, एक हिट में हो सकता है। उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे वहाँ भी। तो यही है, इसमें आपको सिलेक्शन अच्छे करने हैं। जो आपको सेक्शन बी होता है वहाँ पे क्या होता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिलेक्शन बहुत बड़ी क्राइटेरिया बन जाती है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। तो वहाँ पे सिलेक्शन यही हो रहा है। अगर आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए लगातार जो आपको नहीं बनने, आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पे हो सकता है वो 10 क्वेश्चन मरीन बायोटेक से आ गए, हो सकता है आप प्लांट के बंदे हो, आपके एनिमल से क्वेश्चन पूछ दिया, आप एनिमल के बंदे हो, आपको प्लांट बायोटेक से क्वेश्चन पूछ दिया। तो उसको आप स्किप करके चलो, जो आपको जहाँ से बनने स्टार्ट होंगे वहाँ आप देखना आपसे लगातार ही बनने स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ आपको क्या होती है, बहुत हेल्प करेगी आपको कि आप वहाँ पे घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होना बिल्कुल। क्वेश्चन देख के क्वेश्चन आपके चॉइस के मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 2 फैक्टर होती है। पहली फैक्टर ये होती है कि उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं हमें, ताकि हम क्या करें, क्वालिफाई कर जाएँ उसको आसानी से। दूसरी जो होती है कितना टाइम दें कि हम वो क्वालिफाई कर दें। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं 150 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। अब आप अगर पढ़ने की बात करो तो एक क्वेश्चन में आपको 45 to 50 सेकंड का टाइम मिल रहा है पढ़ के सॉल्व करने में। तो हैक्टिक तो है ही, लेकिन उसी हिसाब से आपको पेस मेंटेन रखना है शुरू से लास्ट तक। तो अगर आप सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50, और उसमें आपको कितने देने हैं, 60 to 65 मिनट का टाइम देना है। सेक्शन बी की बात करो तो आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम, 40 मिनिमम, और इसमें आपको मैक्स जो टाइम देना है वो 2 घंटे का टाइम देना ही है। इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ टाइम से मत करना सेक्शन बी में, ये बहुत हैक्टिक। आप सेक्शन ए में चाहे कम टाइम लगा लो, लेकिन सेक्शन बी के टाइम को आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शंस में कैसे कैसे क्वेश्चन की स्प्लिटिंग होती है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँगा सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में बात करूँ तो 50 कंपलसरी क्वेश्चन है, वो करने ही है। तो ये 50 ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। 50 में से आपके पास फ्री हो कि आप 35 करो, 40 करो, 30 करो, ये है। ये 50 के ऐसे नहीं कि 50 गलत भी है तो आप गलत ही करने हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सही क्वेश्चन जितने जानते हो उतने करो, ठीक है। ऐसा ये बाउंडेशन है। सेक्शन बी में इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन है, 150 में से 50 क्वेश्चन करने हैं बस। और इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज फील्ड के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बायोमेडिकल साइंसेज के दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मरीन बायोटेक के मिलेंगे, कुछ आपको मिलेंगे प्लांट बायोटेक के, कुछ एनिमल बायोटेक के, कुछ मेडिकल बायोटेक के। तो ये सारे ही बायोटेक के जितने स्पेशलाइज ब्रांचेज हैं उनमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो अब बात आती है सेक्शन ए में क्या पढ़े। सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जनरल बायोटेक से होती है। इस जनरल बायोटेक में आपको क्या होगा कि जनरल बायोटेक में वो वास्ट चीज़ नहीं पूछेंगे आपको, जाके सीधा
क्लोनिंग नहीं पूछेंगे, जीन मैनिपुलेशन नहीं पूछेंगे। यहाँ क्या पूछेंगे आपसे, यहाँ आपको कुछ ऐसे जो है एनिमल पूछ लेंगे, माइक्रोब्स पूछ लेंगे जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको बनाए गए हैं। या कभी क्या किया, कुछ एंजाइम पूछ लिया कि कौन सा एंजाइम है जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, आइसोसीजोमर क्या होता है, नियोसीजोमर क्या होता है, कुछ सीक्वेंस पूछ लिए। कभी आपको डिस्कवरी पूछ लिया, हाइन-3 की डिस्कवरी कब हुई, कौन सा सबसे पहले डिस्कवर्ड एंजाइम है, तो वहाँ हाइन-2 लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जनरल बायोटेक में पूछेंगे। और यही सेम चीज़ आपको सेक्शन बी में भी जनरल बायोटेक पूछते हैं, लेकिन वो जनरल बायोटेक क्या होता है, एडवांस्ड होता है, वो RDT होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपको। यहाँ जनरल बायोटेक मतलब कि जनरल बायोटेक, वहाँ कोई भी बच्चा कर सकता है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब सिर्फ वो बायोटेक के बच्चे भी करेंगे, वो कोई बच्चा कर सकता है, मतलब जूलॉजी का भी बच्चा कर सकता है, बॉटनी का भी बच्चा कर सकता है, बायोमेडिकल साइंसेस के भी कर सकते हैं, जेनेटिक्स के भी कर सकते हैं, वो सारे ही कर सकते हैं जनरल बायोटेक को। इसके अलावा आपकी फिर स्किल की वो कैलकुलेशन की टेस्टिंग होती है। कैलकुलेशन की टेस्टिंग के लिए वो 5 मैथ्स के क्वेश्चन देंगे और 5 आपको क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के क्वेश्चन देंगे। अब बात आती है मैथ्स में आपको क्या क्या करना है। मैथ्स का सबसे हॉट स्पॉट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो कैलकुलेट करने वाला फार्मूला, उसको आप बिल्कुल याद करना। वहाँ से क्वेश्चन आपके 5 आएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ से आपको। इसके अलावा आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, कितने परसेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स कह लो उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्रेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है, कभी कभी एवरेज मीडियन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको, प्रोग्रेशन के देखने हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला देखना है, और गेन परसेंट वाला फार्मूला देखना है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस वाला फार्मूला देखना है कि अगर 2 ट्रेन चल रही है कैसे जाएंगे। वर्क स्प्लिट वाला देखना है कि अगर मान लो 10 लोग एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, 5 लोग एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो वो दोनों ग्रुप मिल जाए तो कितने में करेंगे। ये सारे आपको फार्मूला देखने हैं, वो वर्क एंड टाइम का कुछ जो बताया आपको मैं, वो देखने हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की बात करूँ तो क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में आपको 3 यूनिट आती है जो कि 11th-12th की में से आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। तो पहला है आपको मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से मिले ना मिले, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो मोलरिटी हो या फिर वो कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको कुछ डाइल्यूशन फैक्टर बना के वो डाइल्यूट करना हो, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो कि जनरल केमिस्ट्री के, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के आप फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको कभी कभी क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन मिल जाती है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर का, यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के, हाफ लाइफ रेट का कांस्टेंट का, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, आप इसको एक बार पढ़ के जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन लगेगा। एक दिन में आप पूरे ही क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, बस मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ने हैं, और सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है 12th क्लास में वो पढ़ना है, और केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ना है। ये तीनों पढ़ोगे तो आपको इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत शायद नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री। अब 2 बायोकेमिस्ट्री होती है, एक तो फंडामेंटल्स इन बायोकेमिस्ट्री होती है, दूसरा मेटाबॉलिक केमिस्ट्री होती है। तो फंडामेंटल्स इन बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अराउंड ही घूमेंगे, या लिपिड के अराउंड घूमेंगे, ग्लूकोज के मतलब कार्बोहाइड्रेट के अराउंड घूमेंगे। तो मैं कार्बोहाइड्रेट में जैसे रिड्यूसिंग शुगर हो गया, ये सब चीज़ें, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट वाली चीज़ें यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में याद रखनी है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ अमीनो एसिड के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे अगर आपको याद नहीं होगा ट्रिप्टोफान सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं होगा अमाइड ग्रुप कहाँ पे है तो आप प्रोलीन आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो वो सारी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मिलते हैं 5, वो भी आप घबराना मत। इसमें ऐसे करंट अफेयर्स होंगे जो जनरल नॉलेज के होंगे जो बायोटेक से रिलेटेड हो। समटाइम्स वो डिस्कवरी पूछ देंगे आपसे, इन्वेंशन के बारे में पूछ दिया, कभी आपको वो पूछ दिया कि फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ कब मिला, किसको मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछेंगे। जैसे फिंगरप्रिंटिंग है तो वो किसने डिस्कवर की, लेकोपेरोन है तो किसने डिस्कवर की। डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलेंगे आप, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स में हमेशा आपको जो है वो क्या पूछेंगे, ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो कि बायोटेक से रिलेटेड हो, मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बायोटेक में यूज़ हो रहे हो। जैसे अब इसमें क्या पूछ देंगे आपको, जैसे इस बार देखो पूछ दिया था क्या कि पोल्यूशन डे, इन्वायरमेंट डे वाला 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो ये डे वाले जो हैं आपको याद रखने हैं, वाइल्ड लाइफ डे, नेशनल कंजर्वेशन डे, वाटर एक्ट कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल की है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कभी कभी क्या पूछेंगे, वो कभी कभी कुछ डिस्कवरी के बारे में पूछ दिया, कभी कभी क्या किया कि उन्होंने कोई एक्ट जो लागू हुआ तो वो भी पूछ सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें
आपको अच्छे से देखनी है। इसके अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछते हैं। रीजनिंग में सिंपल आपको रीजनिंग वो शेप वाले रीजनिंग होंगे, कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं, ये वाले क्वेश्चन हो गए। कभी आपको वो थोड़ा सा रीजनिंग में वो दे दिया कि शेप शूप वाला दे दिया, उसको आगे पूछा कि भाई यहाँ पे वॉट लगा दिया नंबर, अब ये क्या, ये नंबर कौन सा होगा, तो प्रोग्रेशन वाले टाइप से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ पाई चार्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि वो इतने सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इतने इतने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एप्टीट्यूड में कभी 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लॉक वाले मिलेंगे, कभी आपको कि 12 घंटे का टाइम है, उस घंटे में कितना कितना यूज़ हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बायो एप्टीट्यूड में इसके अलावा आपको वो क्वेश्चन मिलेगा कि अब रिलेशन वाले की सन है, डॉटर है, इसका अंकल लगा, इसका वो लगा, तो वो रिलेशन लास्ट में आपको निकाल के वहाँ पे बताने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब क्या करते हैं वो कि बोलेंगे कि एक ट्रेन है, ट्रेन में 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग एक यहाँ बैठे हैं, उसको उसके साथ नहीं बैठना, एक बच्चा है, बच्चे को बीच में बैठना है, तो ऐसे करके वो क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन रख देंगे। उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड में आती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। जनरल साइंसेस में आपको बस वो 12th तक की 10th तक की जनरल साइंसेस जो होती है उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी वो सेल के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जो कि बहुत इजी होंगे, ये आराम से आप कर लोगे टैकल। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, वो केमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, फिजिक्स भी पूछ सकते हैं, या फिर वो बायो भी पूछ सकते हैं। ये जनरल साइंसेस में आप अगर लूसेंट का पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन आप क्या करो कि एक लूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। उससे आपके जो है ये सारे ही सेक्शन ए की जो है ना प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावे रिसर्च मैथोलॉजी की बात करें तो रिसर्च मैथोलॉजी में क्या करेंगे, आपको वो डाइल्यूशन फैक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसमें क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि 1m ये था, इतने में से कितना स्टॉक वॉल्यूम में से उठाएंगे कि वर्किंग सोल्यूशन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि केमिस्ट्री में भी आती है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में भी आती है और रिसर्च में भी यूज़ होती है। कुछ आपको डाइल्यूशन फैक्टर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये और कुछ एथिक्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी कभी एथिक्स से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन बी की बात करूँ तो सेक्शन बी में इसमें से अब आपको क्या हो गया, 15, 5, 20, 25, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में से आपको 35 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको क्वालिफाई होना है 30 to 35 के बीच में होना ही चाहिए, इससे कम में गुजारा नहीं अगर आप जनरल हो तो, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करूँ, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हर डिसिप्लिन से क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ 15 का रूल होता है कि हर डिसिप्लिन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मरीन बायोटेक के 15 होंगे, हॉर्टिकल्चर के 15 होंगे, प्लांट बायोटेक के 15 होंगे, एनिमल बायोटेक के 15 होंगे, 15 जनरल क्वेश्चन होगी। तो ऐसे होती है। RDT मतलब जो बायोटेक कोर बायोटेक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन होंगे 15। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैनिपुलेशन से क्वेश्चन आपको मतलब रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन 15 आराम से मिल जाएगी, वो आप कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये इजी टाइप में ही होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि वो एंजाइम से रिलेटेड कि जैसे कि एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन सिस्टम हो गया बैक्टीरिया का, या फिर एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कभी कभी ये पूछेंगे कोई अगर प्रोटीन मॉडिफाई हुआ है तो वो पूछेंगे, कोई प्रोटीन डिस्कवर हुआ तो वो भी पूछ लेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ हुआ वो पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, ट्रांसजेनिसिटी वर्ड जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। एक ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने में जो भी प्रोसीजर में चीज़ यूज़ हो रही है शुरू से लास्ट तक, वो चीज़ें आपको रिकमेंड DNA टेक्नोलॉजी की याद रखनी है। वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा बायो प्रोसेसिंग मतलब इसमें बायो रिएक्टर्स हो गए, इनके क्वेश्चन आपको 5 मिल जाएंगे। यहाँ पे ये क्या पूछते हैं, कभी फैट बैच वाला पूछ लिया, या फिर कभी स्टीरर वाला पूछ लिया कि कौन सा उसमें कैसे एडिशन हम करेंगे, एगिटेशन कैसा रखेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक बायो रिएक्टर के आप कंस्ट्रक्शन को देखो तो उसके बायो रिएक्टर के जो आप फिज़िक्स कह लो, फिज़िक्स ऑफ बायो रिएक्टर्स के आप बेसिकली वो फोकस करना। वहाँ पे फार्मूला जो है, जैसे कि फैट बैच की बात करूँ तो इनलेट से इतने जा रहे हैं, आउटलेट से इतने निकल रहे हैं सेल, तो कितना फैट करा रहे हैं हम, ये फैट वाला सिस्टम एक फार्मूला है, वो फैट बैच सिस्टम में आप वो याद रखना। वहाँ से आपको आराम से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बायो प्रोसेसिंग से। बायो प्रोसेसिंग के अलावा आपके सेल कल्चर एंड सेल ग्रोथ के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ग्रोथ काइनेटिक्स के मिलेंगे। यहाँ सबसे इजी है, ये 2 पेज 3 पेज में कवर हो जाता है। आप अगर TA ब्राउन से भी पढ़ो तो ये 2-3 पेज में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ से आपको 8-10 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। सेल कल्चर में आपको स्टेम सेल के बारे में याद रखना है कि कौन सा स्टेम सेल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हिमेटोपोइटिक सेल्स के बारे में याद रखना है, एम्ब्रियोनिक सेल्स के बारे में रखना है याद कि कौन सा है, हमारे एम्ब्रियो में कौन से सेल पाए जाते हैं, स्टेम सेल पाए जाते हैं, ये याद रखना है। ये सारी चीज़ें और ग्रोथ काइनेटिक्स से आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अब इसके अलावा कुछ ये 2 ऐसी टॉपिक है जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो जूलॉजी के हो, चाहे वो
बायोमेडिकल साइंसेज के हो चाहे वो बायोटेक के हो, ये सब पढ़ते हैं। तो ये कॉमन चीज़ हो जाती है जहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे आपको। सेल एंड मॉल बायो में से क्वेश्चन आएंगे। मॉल बायो में बेसिकली रेप्लिकेशन और स्प्लाइसिंग हो गई, आरएनए एडिटिंग हो गई, इन सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। इम्यूनोलॉजी के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इम्यूनोलॉजी हार्डकोर नहीं होगा। इम्यूनोलॉजी में बस यही होगा कि आपको वहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो गए, या फिर आपको डिफ्रेंशिएशन के अलावा आप सेल डेवलपमेंट कर लो, टी सेल डेवलपमेंट, बी सेल डेवलपमेंट कह लो, या एंटीजन प्रेजेंटेशन कह लो, या फिर आप फेगोसाइटोसिस कह लो। इन सारी चीज़ों से आपको 5 क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिल जाएगी इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो कि टेक्निक्स की बात करूं तो इसमें आप सारी चीज़, फ्लेयर ले लो आप, चाहे आप पीसीआर ले लो, रियल टाइम पीसीआर ले लो, एलाइजा ले लो, एली स्पॉट ले लो, वेस्टर्न ब्लॉट ले लो, नदर्न ब्लॉट ले लो, सदर्न ब्लॉट ले लो, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री ले लो, एनएमआर ले लो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री ले लो, और HPLC ले लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्रोमेटोग्राफी ले लो, ये सारी चीज़ें टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछी जाएगी। और बहुत भर के क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेक्निक्स मत छोड़ना। टेक्निक्स आप मेरी मेडिको एकेडमी चैनल पे टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ आपको एक मिल जाएगा लेक्चर, वहाँ से भी आप देख सकते हो ढूंढ के, ठीक है। उसमें सारी टेक्निक्स कवर है। तो ये टेक्निक्स आपको नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल। टेक्निक्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको पता है तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावे अब बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या होंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक्स और ओमिक्स, इनके 5-5 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मेनली आपको प्रोटीन मॉडलिंग हो गया, या फिर आप पेयर वाइज अलाइनमेंट या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट रख लो, उनके क्वेश्चन्स हो गए। जेनेटिक्स की बात करो, जेनेटिक्स में आपको मेनली आपको जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन होंगे, या फिर आपको क्या होगा कि वो जो हमारा वो पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर में कर देंगे, या फिर हाइब्रिड क्रॉस से कर देंगे। तो मेनली यही होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड क्रॉस से हो गए। ओमिक्स की बात करो, प्रोटियोमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, SNPs वगैरह होंगे। तो इन सब को आप अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करता हूँ मैं प्लांट के बच्चों की। ऊपर जो भी बात किया मैं, 8 टॉपिक आप देख लो। ये 8 टॉपिक क्या था, सबके लिए कॉमन था। मतलब 75 क्वेश्चन, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40 और 20, 50, 20, 10, हाँ 65 क्वेश्चन, मतलब कि आप लगा लो 75 क्वेश्चन जो ऊपर के हैं। ये क्या, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बायोमेडिकल के साइंसेस के हो, बायोटेक के हों, या फिर जूलॉजी के हों, या फिर प्लांट मतलब बॉटनी के हों, या फिर लाइफ साइंसेस के हो, एनवायरमेंटल साइंस के हो, वो ये सारी चीज़ें सब पढ़ के ही आते हैं। तो ये 8 टॉपिक ऊपर के बहुत डिसाइडिंग होता है। 75 क्वेश्चन जो है ये सबके लिए कॉमन है, तो इसको कवर करने की आप कोशिश करो हमेशा। ये 8 टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो यहाँ से आपके नंबर कहीं नहीं जाने। ये 8 टॉपिक खुद ही 75 है। सोचो 75 आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 75 में कितने भी कम करो आप 35 तो कर ही दोगे यहाँ से। अब क्या करने हैं, अब बात आती है स्पेशलाइज्ड फील्ड की। अब मैं बॉटनी की बात करता हूँ। तो बॉटनी वाले बच्चे क्या करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में मान के चलो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोटेक और हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, बॉटनी वाले बच्चे इन पे फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। मान के चलो कि 10, 15, 10, 25, 10, 35 क्वेश्चन के करीब, जो 30 मतलब ये हॉर्टिकल्चर हटा दो, एग्रीकल्चर बायोटेक अलग होता है। तो 15, 10, 25 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो प्लांट के बच्चे आराम से कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली केमिस्ट्री होती है, ETCs हो गई, जो फोटोसिंथेसिस और प्लांट रिस्पिरेशन में यूज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी में है। प्लांट फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर आप पढ़ना बस, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। इसलिए आपके बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में ही एक मान के चलो कि बायोकेमिस्ट्री है, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री है। तो वहाँ से बहुत सारे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि क्या होंगे कि बायोकेमिस्ट्री से होंगे। ETC साइकिल हो गए, उसके बाद क्रैब साइकिल हो गया, केल्विन साइकिल हो गया, फोटो रिस्पिरेशन हो गया, HMP शंट हो गए, ग्लाइकोलेट पाथवे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट फिजियोलॉजी की, उससे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लांट बायोटेक की बात करूँ तो प्लांट बायोटेक से आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको जो भी ट्रांसजेनिक ट्रीज़ हो गए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, उसके बारे में वो पूछेंगे। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज पूछेंगे। सस्टेनेबल, जैसे कि बस सस्टेनेबल पूछा था, सस्टेनेबल क्रॉप वाला कौन सा साइकिल करेंगे रोटेशन में। तो ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाले, फ्लावरिंग से क्वेश्चन होगी। तो ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वालों के लिए भी 10 क्वेश्चन आराम से होता है वहाँ पे। मरीन बायोटेक के 15 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे आपके एक्वेटिक जो भी ट्रांसजेनिक फिश हैं, ट्रांसजेनिक सी एनिमल्स हो गए या सी प्लांट्स हो गए, उनके जो भी ट्रांसजेनिक चीज़ें मैनिपुलेट करके बनाई गई हैं, उनसे क्वेश्चंस होंगे। और क्या टेक्निक यूज़ करते हैं मरीन बायोटेक वाले बच्चे, उनको कर पाएंगे आराम से। इसके अलावा एनिमल बायोटेक की बात करूँ, एनिमल बायोटेक में आपको मॉइट हो गया, मल्टीपल ओव्यूलेशन वाला टेक्निक जो है वो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो वाला टेक्निक आपको याद रखना है। उसमें जो उसके बाद ट्रांसजेनिक बर्ड हो गया, ट्रांसजेनिक फिश हो गया, ट्रांसजेनिक कैटल्स हो गए,
तो ये सारी चीज़ें और ट्रांसजेनिक कैटल्स के अलावे जो भी मान लो कि अगर मैं बात करूँ इसकी इंसुलिन के भी बहुत सारी चीज़ें बनी, हिम्बुलिन बनी है, पिग में भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, एनिमल बायोटेक में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, उनको बनाया गया है ना अभी वो मॉडिफाई करके, तो वो सारी चीज़ें एनिमल बायोटेक में पूछी जाती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ते वो। इन्वायरमेंटल साइंसेस के बच्चे 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्या होंगे, वो स्ट्रेटजी से होंगे कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन वाले से हो गया कुछ ऐसा, या फिर कोई मान के चलो कि बायो रिमीडिएशन हो गया कि स्यूडोमोनास टाइप जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस वाले बच्चे बायो रिमीडिएशन, बायो सेंसिंग, इन सब चीज़ों पे वो आराम से फोकस कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो ये ऐसा है कि ये सबके लिए, अब मान लो कि आपने 75 क्वेश्चन ऊपर के 8 टॉपिक के आपने कर लिए, मतलब आपने कर लिए, मतलब उसको आप क्या कि स्क्रीन कर लिया। इसमें से अब जो भी बच्चे जहाँ के हैं उनमें से आप 10 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट वो कर लो, सेलेक्ट कर लो, तो आपके पास टोटल 80 से 90 क्वेश्चन, 90 मैक्सिमम आप 90 बोल लो, मिनिमम आप 80 बोल लो, ऐसे 80 to 90 क्वेश्चन आपके पास में हैं जो आप आराम से कर सकते हो। उनमें से आपको 50 सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं करने हैं। सेलेक्ट करके आराम से उसको रख लो, उसके बाद मार्क एज रिव्यू में जाके बार बार उसको देखो कि इसमें चांसेस हैं गलत होने के, तो उसको हटा दो वहाँ से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, 75 बहुत है, इनफ है। 75 मतलब आप लगा लो कि 75 × 3 225 अगर 10 आपके गलत भी हो गए तो कितने नंबर जाएंगे आपके? 10 चौके 10 अगर गए तो आपके वही नंबर चले गए, तो मान चलो आपको 190 185 के करीब में नंबर आराम से आ रहे हैं, जो कि आपके क्या है कि वो बॉर्डर पे हो। तो इसी हिसाब से आपको अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे। ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग ले डूबता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।